आवाज आ रही है भाई? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, आवाज आ रही है? यस सर। सर आज फिर वही हुआ, आपकी मीटिंग में आती हमारी फोटोज हट गई। यार वो है ना, मैंने एक्चुअली वो सेटिंग्स चेक नहीं की। वो मैं उसको चेक करूंगा ना, तब जाके ही होगा वो। हाँ ना, अभी वो कुछ देखना पड़ेगा उसमें, है ना। चलो अभी वो टेंशन नहीं लेते। लास्ट टाइम हमने वो मोशनल ईएमएफ पढ़ना शुरू कर दिया था ना। यस सर। तो उसमें हमने कहा था कि देखो, अगर एक बाउंड्री है हमारे पास, उसके एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें हम एक लूप को पुश करते हैं जिसकी साइड, ये वाली साइड एल है और वेलोसिटी v है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आया था अपने पास, वो आया था BVL। ये याद आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है ना। अब इसमें एक पॉइंट समझ लेते हैं कि मान लेते हैं इस पूरे लूप का रेजिस्टेंस जो है वो R है। तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा, है ना, इसको लिख देते हैं इंड्यूस्ड करंट, वो कितना होना चाहिए? वो BVL अपॉन R होना चाहिए, है ना। सर दोबारा बताना। वरुण पूछ रहे हैं, सर इफ वी इंक्रीज बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्लक्स यूजिंग टू मैग्नेट्स देन हाउ विल द सिस्टम रिस्पॉन्ड टू इट। अच्छा अभी बात करते हैं इस बारे में, है ना। हाँ, दोबारा बात ये है कि जो हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ कल कैलकुलेट किया था BVL, अगर इसमें कोई इंड्यूस्ड करंट पूछे कितना फ्लो होगा, है ना, तो हम उसको क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ द लूप से डिवाइड कर देंगे। तो इंड्यूस्ड करंट कितना आ जाएगा अपने पास? BVL अपॉन R आ जाएगा। ये आगे काम आएगा, इसलिए अभी हमें इसको यूज करना होगा, है ना। ये पॉइंट समझ गए सब लोग, इंड्यूस करंट वाली बात। अच्छा, इस लूप में अभी जब ये एंटर कर रहा होगा, है ना, जब ये एंटर कर रहा होगा इसमें, तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा? करंट का डायरेक्शन ये होना चाहिए, देखो। अच्छा, ऐसा क्यों है, ये भी बात अब समझ में आ जानी चाहिए। जो फ्लक्स है वो क्रॉस है और टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो बढ़ते क्रॉस को अपोज करने के लिए खुद का फ्लक्स डॉट होना चाहिए, और खुद का फ्लक्स डॉट होने के लिए करंट कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो ये पॉइंट यहाँ पे बस ये समझ जाएंगे, है ना। अभी करंट एक बार हमारे पास आ गया, तो इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है वो देखते हैं ना। क्वेश्चन ये है, लिख लेते हैं, लिखो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ पूछो। सर अभी हुई ना क्लास स्टार्ट? अभी अभी, बस अभी अभी, बिल्कुल, है ना। ओके सर। ठीक है, तब तक एक क्वेश्चन वो आया था, उसका आंसर कर लेते हैं। ये किसी ने पूछा था यहाँ पे, वरुण ने पूछा था। वरुण ने पूछा था कि इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों फ्लक्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो इन शॉर्ट तो वरुण ये कह सकते हैं इसमें कि जैसे मान लो इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लक्स दोनों बढ़ रहा है, तो क्या दोनों सेम रेट पे बढ़ रहे हैं? अगर है तो इसका मतलब ये हुआ नेट फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, और नेट फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं इनवर्ड आउटवर्ड फ्लक्स में से किसी एक का रेट ऑफ चेंज ज्यादा है, तो जिसका भी रेट ऑफ चेंज ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आना है वो आएगा। क्योंकि देखो, फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो ओवरऑल वैल्यू होगी फ्लक्स की, चाहे वो इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, और वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो काम आएगा, है ना। अगर यही क्वेश्चन है, नहीं तो और डिटेल आप पूछना चाहते हो तो फिर कुछ पूछ सकते हो, है ना। एनीवे, तो जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, लिखो। व्हाट force must be applied, force must be applied to the loop in order to keep its speed constant, है ना। एक बार लिख लो इस क्वेश्चन को, और फिर इसको समझ लेते हैं कि फोर्स क्यों लगाने की जरूरत है और कितना लगाना होगा।
what force must be applied to the loop in order to keep its speed constant, है ना? ये क्वेश्चन लिखो आप, तब तक मैं यहाँ पे एक डायग्राम इसका बना लेता हूँ। देखो मान लो कि ये हमारा लूप अभी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पहुंच गया है। हमने ये देखा ही था कि इसमें इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है ना? अच्छा, सब लोगों को फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर का कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? यस सर, क्लियर ठीक है ना? क्लियर है। तो सबसे पहले एक बात कर लेते हैं कि ये वाले जो दो पोर्शन है, ये यहां से लेके ये वाला हॉरिजॉन्टल पार्ट और ये हॉरिजॉन्टल पार्ट, इनके फोर्स जो होंगे वो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ये बात समझ सकते हैं? देखो इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम डायरेक्शन में है, इनवर्ड, तो दोनों का जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक है। Yes. तो जो नेट फोर्स लगेगा वो सिर्फ इस वर्टिकल पार्ट की वजह से लगेगा, इस वाले पार्ट की वजह से। अच्छा, Yes, ये sir. फोर्स किस डायरेक्शन में होगा एक बार मुझे बता दो, लेफ्ट या राइट, बस ये बता दो। लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ होगा। अगर इसमें किसी को डाउट है लेफ्ट में तो प्लीज पूछ लो या कंफर्म कर लो मुझसे। बता दो सर। सर फोर्स वाला दोबारा बताना। ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो देखो ये जो आपके पास वो राइट हैंड रूल सबको याद है ना, वो ऐसे ऐसे करके जो करते हैं वाला? यस सर। चलो ठीक है, तो उसमें जो अपना थंब है उसको रख लेते हैं करंट के डायरेक्शन में, जो इंडेक्स फिंगर है उसको रख लेते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो जो हमारी थर्ड फिंगर है ना, जो बेंड हो सकती है ऐसे, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगी तो क्या पॉइंट करेगी? फोर्स का डायरेक्शन पॉइंट करेगी। तो आप क्या करो, अंगूठे को कर लो देखो ऊपर वर्टिकल की तरफ, इंडेक्स फिंगर को कर लो अंदर की तरफ, ये। तो अब जो ये वाला डायरेक्शन आया, ये वाला डायरेक्शन, ठीक है ना, यस सर। ये डायरेक्शन हो गया आपका किसका डायरेक्शन? फोर्स का डायरेक्शन। तो जो मैग्नेटिक फोर्स आएगी, है ना, मैं इसको यहाँ पे बना भी देता हूँ कि ये हो गया करंट, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई बी वेक्टर, ये हो गया करंट। जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ऐसे तो इस तरफ फोर्स वेक्टर पॉइंट करेगा, ठीक है ना। तो ये तो हमारा करंट का डायरेक्शन हो गया, है ना। तो ये हमारी मैग्नेटिक फोर्स है जो इधर लग रही है ना। अच्छा, अगर हम इस फोर्स को बैलेंस नहीं करते हैं तो हमारा लूप धीरे धीरे रिटार्ड होने लगेगा, उसकी वेलोसिटी Yes, कम sir. होने लगेगी। बिल्कुल सही बात है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाना पड़ेगा और उसको मैग्नीट्यूड में उतना ही होना पड़ेगा, एफ एक्सटर्नल को मैग्नीट्यूड में, जितना कि एफ मैग्नेटिक है। ये समझ पा रहे हैं बात? तो एफ एक्सटर्नल कितना लगना पड़ेगा? तो आपको ये तो याद है, बी आई एल। टेक्निकली फॉर्मूला क्या होता था? आई टाइम्स एल वेक्टर क्रॉस बी एल वेक्टर, क्रॉस बी का इंटीग्रेशन। ठीक है ना। तो अभी बी आई एल हो जाएगा, स्ट्रेट वायर है तो एफ एक्सटर्नल बी आई एल है। ये बात क्लियर हो रही है सबको? ठीक है, तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू रख देते हैं। आई तो अब हम लिख चुके हैं पिछले पार्ट में, आई हमारे पास बी वी एल अपॉन आर था, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। नोट कर लो एक बार इसको, देखो कैसे हमने यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आई को रिप्लेस किया है किससे? बी वी एल अपॉन आर से रिप्लेस किया हमने, है ना। नोट कर लें एक बार सब लोग। क्योंकि जो इससे अगला क्वेश्चन होगा वो फिर इस पे डिपेंड करेगा। हाँ सिद्धार्थ पूछो। सर वो मतलब गर्व, थोड़ा क्वेश्चन दिखा दो बीच में। क्वेश्चन बता दूं। अच्छा ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ये है, व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द लूप इन ऑर्डर टू कीप इट्स स्पीड कांस्टेंट, है ना। अच्छा, और ये इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है, तो ये बात हम समझ गए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए। अब बिल्कुल इसी पे बेस्ड एक बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। मान लो हम ये कहते हैं, लिखो यहाँ पे लिखते हैं, देखो कि अगला क्वेश्चन है, इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट applied क्या होगा?
सर वो बाहर निकलना सर स्टार्ट फील्ड कर को देगा। एग्जिट तो कर देगा। बाहर निकल जाएगी फील्ड। नहीं, बाहर रिटार्डेशन तो उसको निकलना है बेटा, मतलब अंदर जाते हुए वो रिटार्ड होना लग जाएगा, वेलोसिटी कम होने लग जाएगी, बात ठीक है ना? लिख देते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं एंड द लूप is projected into the field with an initial speed v naught. Find the speed of the loop as a function of time. एक बार अच्छे से पढ़ लो इस क्वेश्चन को। अच्छा, जहां पे मास लेना होगा हमें लूप का, उसको m ले लेंगे हम, ठीक है ना? एक बार अच्छे से पढ़ लो इस क्वेश्चन को। If the external force is not applied and the loop is projected into the field with an initial speed v naught, find the speed of the loop as a function of time, है ना? काइनेमेटिक्स में आपने ऐसे क्वेश्चन मेरे ख्याल से 11th में किए होंगे, है ना? क्वेश्चन को पढ़ लिया एक बार सबने? चलो इसको सॉल्व करते हैं ना। तो कैसे होगा ये कि हमारे पास जो लूप है हमारा, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अब लग रही है। कितनी लग रही है मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी, ये लग रही है b² L² v/r। देखो यही हमने कैलकुलेट किया था, इतनी एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत थी, हमने नहीं लगाई। तो अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है अनबैलेंस्ड है और ये इसको रिटार्ड कर रही है। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं m dv/dt इक्वल टू माइनस ऑफ b² L² v/r। एक बार चेक कर लो। और ये माइनस साइन क्यों आया, ये मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? सर रिटार्डेशन रिटार्डेशन हो ऑपोजिट रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ना। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। ये यहां तक क्लियर है बिल्कुल सबको? ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं dv/dt इक्वल टू माइनस kv, जहां पे k क्या है, एक कांस्टेंट है, b² L² अपॉन mr, है ना? सर लेकिन बार-बार वेलोसिटी तो v नॉट है ना? नहीं बेटा, वेलोसिटी इनिशियली v नॉट है ना? ओ हमने मैग्नेटिक फील्ड में पुश किया तब v नॉट है, अब धीरे धीरे कम होती जाएगी वो, है ना? जब लिमिट लेंगे तब काम आएगी ना हमें। सही है ना? ओके हाँ, यहां तक नोट कर लो। देखो तो हमारा dv/dt इक्वल टू माइनस kv लिख दिया हमने, तो ये बन जाएगा dv अपॉन v इक्वल टू माइनस kdt। और अब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देंगे। जब t 0 है तब वेलोसिटी v नॉट है, और जब t कुछ भी t होगा तब वेलोसिटी v हो जाएगी। एक बार अच्छे से देख लो इसको। यस सर। अच्छा, dv अपॉन v का इंटीग्रल तो सब लोग कर ही लेते हैं आराम से। ln हाँ, ln v है ना, इसको log टू द बेस e लिख देते हैं ऑफ v। कहां से कहां तक? v नॉट से v। v नॉट से v, और यहाँ माइनस kt सिंपल आ जाएगा। देखो, है ना, ये तो 0 से t तक इंटीग्रल है। तो अच्छा, ये पार्ट कितना हो जाएगा? ये पार्ट हो जाएगा log टू द बेस e, ln लिख सकते हो आप उसको, है ना, v/v नॉट यस सर। इक्वल टू माइनस kt। कोई दिक्कत नहीं इसमें? नो सर। ठीक है, log हटा देते हैं तो v/v नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? e रेज टू द पावर माइनस kt। तो फिर v कितना हो जाएगा? v नॉट e टू द पावर माइनस kt। इसको समझ लो अच्छे से। देखो ये क्लियर है? यस सर। ठीक है,
अच्छा, ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। जेई में जो आने वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें इस पे काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये एक बेसिक आइडिया हमें रहे कि हाँ ऐसा कर सकते हैं हम। समझ में आ गया सबको ये? सर एक बार शुरू से दिखा देना ये वाला मैं क्वेश्चन। शुरू से दिखा देता हूँ आपको ना। देखो ये है, आपने यहाँ से लिखना शुरू किया, आपने कहा कि फोर्स हमारी है b² L² v/r। फोर्स को हमने मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दिया, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी का ऑपोजिट है तो यहाँ हमने माइनस साइन लगा दिया। उसके बाद हमने ये जो बड़ा सा चीज थी b² L²/mr, इसको k ले लिया ताकि साफ सुथरे से इक्वेशन बन जाए dv/dt इक्वल टू -kv। बस फिर हमने v वाली टर्म अलग कर ली, dv/v, और dt वाली टर्म अलग कर ली यहाँ पे, है ना। फिर इंटीग्रल कर दिया, ओके सर, थैंक यू सर। है ना। ये नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, अब देखो इसी सेम क्वेश्चन का एक थर्ड वेरिएशन है, वो समझ लेते हैं। वो क्या है? इस बार हम फोर्स, देखो पिछली बार सबसे पहले केस में हमने जो फोर्स लगाई थी वो मैग्नेटिक फोर्स को कैंसिल आउट करने के लिए लगाई थी, वो समझ गए थे सब लोग? यस सर। ठीक है, सेकंड केस में हमने फोर्स ही नहीं लगाई, वो भी समझ गए सब लोग? यस सर। यस सर। थर्ड केस जो है इसमें हम कह रहे हैं व्हाट इफ मोर एक- फोर्स। नहीं सुनो तो, व्हाट इफ एक कांस्टेंट फोर्स है ना, मैं इसको लिख देता हूं नॉट इक्वल टू एफ मैग्नेटिक इज अप्लाइड, ठीक है ना। यानी फोर्स तो हम लगा रहे हैं लेकिन वो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस नहीं कर रही है, ये बात ठीक है ना, क्लियर बात। एक और कंडीशन इसमें डाल देते हैं, द लूप स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। लूप रेस्ट से स्टार्ट करता है तो क्या होगा? सिचुएशन क्या है मैं आपको समझा देता हूं। देखो ये हमारा लूप है, इस लूप पे हमने अपनी तरफ से एक फोर्स लगा दी, इसको F0 कह देते हैं ना, हमारी लगाई हुई फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, F0 कह देते हैं। t इक्वल टू 0 कोई टाइम मान लेते हैं, इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है? 0 है। और अब हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस लूप को पुल करना शुरू कर दिया, अंदर खींचना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे एक बात समझना, देखो सब लोग बहुत ध्यान से, जैसे जैसे लूप अंदर आएगा, बात समझो, उसकी स्पीड बढ़ेगी क्योंकि हमारी लगाई हुई फोर्स अभी तो अच्छी खासी है। बात समझ पा रहे हैं? यस। ठीक है, यस सर। अगर स्पीड बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ेगी। यस सर। मैग्नेटिक फोर्स डिपेंडेंट अपॉन स्पीड है, ये तो हमने देख लिया है ना। यस सर। ठीक है, क्लियर बात। तो क्या एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब हमारी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, स्पीड इतनी हो जाएगी कि एक्सटर्नल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दें? यस सर। यस ठीक है, सर। उस वक्त हमारे लूप की स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी कि नहीं? Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो वो कांस्टेंट स्पीड कितनी होगी वो भी हम अभी इसी क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो एक काम करते हैं, देखो है ना, हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। इस बार हम लिखते हैं नेट फोर्स कितनी है। तो नेट फोर्स कितनी है हमारे पास? F0। लेकिन फिर तो फोर्स को FB से ज्यादा होना पड़ेगा ना। फोर्स को FB से ज्यादा होना पड़ेगा, क्यों बेटा बताओ? मतलब कब कह रहे हो आप, ये किस सिचुएशन में कह रहे हो? सर अगर FB से कम होगा तो मतलब पूरा ब्लॉक अंदर जा ही नहीं पाएगा। नहीं, FB से कम नहीं है ना, शुरू में तो FB है ही नहीं, जब वेलोसिटी है ही नहीं, आपने अंदर पुल करना शुरू किया तो वेलोसिटी बहुत कम है, बहुत थोड़ी सी है, तो मैग्नेटिक फोर्स तो बहुत थोड़ी सी है। तो शुरू में कौन ज्यादा है? सर F0। अच्छा, मैं इसका एक और काइनेमेटिक्स वाला एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं वो आपने वो वाले क्वेश्चन किए कि जैसे वो एक बोट है, बोट का इंजन इतनी पावर डेवलप करता है और बोट को जो वाटर का रेजिस्टेंस लगता है वो वेलोसिटी के Minus प्रोपोर्शनल है। kV. माइनस केवी वाले याद आ रहे हैं बिल्कुल ना। Yes, तो sir. अब बिल्कुल वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक बोट का इंजन एक कांस्टेंट फोर्स जनरेट कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन बोट को जो वाटर का रेजिस्टेंस लगता है वो प्रोपोर्शनल टू स्पीड है। ये लॉजिक समझ सकते हो?
तो यस सर। शुरू में किसका फोर्स ज्यादा होगा, इंजन का या पानी का? इंजन का। इंजन का सर। इंजन का ज्यादा इंजन। होगा। लेकिन जैसे जैसे बोट एक्सेलरेट होती रहेगी, वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, पानी का फोर्स भी बढ़ता रहेगा। यस यस सर। सर, फिर एक ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो जाएगी। एक टाइम आएगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, जैसे टर्मिनल वेलोसिटी में होता था ना। यस सर। यस सर। बिल्कुल, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लग जाएगा, है ना। तो अभी देखो, आपने जब एफ नेट लिखा तो आपने लिखा एफ नॉट माइनस कितना था यहाँ पे, बी स्क्वायर एल एल स्क्वायर स्क्वायर वी बाय आर। वी बाय आर, यही था ना। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, हमारे पास हो गया m dv by dt, m dv by dt इक्वल टू एफ नॉट माइनस एल्फा वी लिख देते हैं ना। एल्फा क्या हो गया यहाँ पे देखो, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर को हमने एल्फा कह दिया है ना, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नो सर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब हमारे m को पास भी ले देखो, जाते हैं कांस्टेंट में। हाँ m को ले जाएंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, मैं एक काम कर लेता हूँ, आप सही कह रहे हो, dv by dt लिखता हूँ मैं, फिर मैं यहाँ पे एफ नॉट बाय एम लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ एल्फा बाय एम वी लिख देता हूँ, ठीक है ना, अगर वैसा ठीक लगे तो ना। चाहो तो Yes, एल्फा sir. बाय एम को के कह दो, वो आपकी चॉइस है ना, बट ये फॉर्मेट बन जाएगा हमारा। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास इक्वेशन आ गई dv अपॉन, मैं इसको लिख देता हूँ a माइनस, इसको कुछ और कांस्टेंट देते हैं kv। अब देखना, a किसे कहा है हमने, एफ नॉट बाय एम को, और k किसे कहा है हमने, एल्फा बाय एम को, और एल्फा खुद क्या है वो हमें पता है ना, ठीक है ना। एनीवे, तो ये हमने लिख दिया, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया dt। दोनों तरफ इंटीग्रल लगाते हैं, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, 0। 0 है, और किसी भी टाइम t पे जाके कुछ वेलोसिटी भी हो जाएगी। इसको कर सकते हो इंटीग्रेट सब लोग, इस पार्ट को यस सर। एक बार Yes, ट्राई करके sir. देखो, एक बार, है ना, एक बार इसको ट्राई करके देख लो इंटीग्रेट करके। a माइनस के वी अपॉन के। अभी देखते हैं, देखो पहले लॉग आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ मुझे, लॉग आएगा कि नहीं यस सर, आएगा? आएगा। आएगा। तो आपने लिखा log टू द बेस e a माइनस के वी, है ना। लिमिट लगा देते हैं कहां से कहां तक, 0 से v तक, और यहाँ -1 अपॉन के आ जाएगा। ये समझ पा रहे हो क्यों आया -1 अपॉन के बाहर? यस यस सर। सर। ठीक है, ये हो गया आपके पास, सिंपली t हो गया यहाँ पे, है ना। यहां तक लिख लिया सबने? अच्छा, ये लिख लिया है। यस सर। तो इसको आगे एक्सपेंड कर लेते हैं। देखो हमने लिखा log टू द बेस e a माइनस के वी अपॉन ए, लिमिट लेने पे ये आ जाएगा, इक्वल टू माइनस के टी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसको फर्दर लिख लेते हैं 1 माइनस के बाय ए टाइम्स वी इक्वल टू माइनस के टी, ई का पावर माइनस के टी, सॉरी, ये आ जाएगा ना, लॉग हटा दिया हमने यहाँ से। तो हमारे पास k बाय ए वी, सॉरी k बाय ए है ना, k बाय ए वी की वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ के टी। इसको आगे भी लिख लेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा a बाय के 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ के टी। एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन आ गया इसका। इसको लिख लो एक बार, फिर इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, और उसमें जितने भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा उनको टाइम टू टाइम रिवाइज कर लेना। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है जेई में ना। अच्छा, इसमें अपने मेडिकल वाले कितने हैं यार इस बैच में? मेडिकल वाले मेक सम नॉइज। यस सर। यस सर। हाँ, तो Yes, sir. बिल्कुल यार, मेडिकल वालों
इस पॉइंट पे मैं जो भी बता रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना, नीट वाले नहीं पूछते ये सब, है ना, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि, है ना, इस पॉइंट पे अगर ऐसा लगे कि मतलब आराम से 5 मिनट सोना चाहते हैं ना, तो आराम से सो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, मतलब नीट वाले नहीं पूछ रहे, है ना, वो सिंपल बातें पूछते हैं, है ना। किसी ने कुछ कहा चैट में, सर आंसर दिखा दो प्लीज, लिखा नहीं था। फिर पूछा करंट इंड्यूसेस एसी और डीसी एज इट इज चेंजिंग डायरेक्शन। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, अभी बात करते हैं इस बारे में ना। आंसर कौन सा दिखा दो, ये है तो आंसर, यही वाला आंसर देखना चाह रहे हैं क्या, या कोई और आंसर की बात कर, इसको लिख लो एक बार ना। अच्छा, ए कितना था हमारा, ए क्या था? F naught by M. F naught upon M. हाँ, है ना, तो हमारे पास देखो ये जो क्वांटिटी है ना ए बाय के, इसको हम कह देते हैं, देखो इसको हम कह देते हैं v इक्वल टू वी टी, टर्मिनल वेलोसिटी कह देते हैं, 1 माइनस ई का पावर माइनस के टी, जहाँ पे हमारी टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, a बाय के है ना। और a बाय के की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वो मुझे बताना। हाँ, a हमने कितना लिया था बेटा, याद दिलाओ मुझे। F naught by M. F naught by M. F naught by M. by m, और k हमने क्या लिया था, Alpha by M. अल्फा, अल्फा खुद था b स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर, है ना, m से m तो कट जाएगा। सर ऊपर M नहीं था। ऊपर m था ना, वहां पे अल्फा बाय m था ना, उसमें याद करो, उसमें अल्फा बाय m था, किस में, k में। अल्फा तो था b स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर, और Yes, k था अल्फा बाय m, है ना, यस सर। सही है ना। तो अब देखो हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी आ गई, इसका मतलब ये हुआ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आप t इक्वल टू इन्फिनिटी रख दो इसमें, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम जो फिक्स्ड वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी वो हो जाएगी एफ नॉट आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो, है ना, इसके एक दो वेरिएशन और मैं आपको बता देता हूँ, तो वो जेई के लिए मतलब आपका प्रिपेयर हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट से, फिर कुछ भी आया आप आराम से सॉल्व कर लोगे, है ना। तब तक मैं क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ, किसी ने पूछा इधर कि करंट एसी है या डीसी है ना। तो सबसे पहली बात देखो, एसी जिसे हम कहते हैं ना, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, वो पीरियोडिकली अपने आप को रिपीट करता है, नहीं इवन करंट ऐसे भी चेंज हो रहा हो, देखो ऐसे 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 ऐसे, इसको हम ऑल्टरनेटिंग कह सकते हैं, पीरियोडिकली चेंज हो रहा है। लेकिन करंट ऐसा हो गया, जैसे मान लो पहले ऐसे था फिर ऐसे हो गया, है ना, तो उस करंट को हम लोग एसी नहीं कहते, ये बात ठीक है ना। तो ऐसे करंट्स के लिए हम जो टाइम के साथ चेंज तो हो रहे हो लेकिन ऑल्टरनेटिंग ना हो, यानी कि पीरियोडिकली रिपीट ना हो रहा हो, उनको हम ट्रांजिएंट करंट कहते हैं, ट्रांजिएंट, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को समझ जाएंगे ना, तो ना हम इसे एसी कह रहे हैं ना हम इसे डीसी कह रहे हैं, हम इसे कह रहे हैं ट्रांजिएंट करंट। अगर कोई करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है लेकिन पीरियोडिकली अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, उसको हम ट्रांजिएंट करंट कहते हैं ना। आई होप कि ये आंसर आपको मिल गया होगा ना। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी वाली बात नोट कर ली सबने। Yes, sir. इसका एक Yes, बहुत sir. कॉमन वेरिएशन क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास इस तरह की एक मैग्नेटिक फील्ड है जो एक सर्टेन बाउंड्री के नीचे एग्जिस्ट करती है, हम एक लूप लेकर आए, है ना, जिसका कि कुछ मास वगैरह दिया होगा हमें, और उसको हम t इक्वल टू 0 पे 0 स्पीड से ड्रॉप कर दें इसको, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर हम इसको ड्रॉप करेंगे तो कौन सा फोर्स कांस्टेंट फोर्स का काम कर रहा है यहाँ पे, वेट। वेट, mg, mg, ठीक है ना। तो MG. यहाँ पर एफ नॉट की जगह पे कौन आ जाएगा, एफ नॉट की जगह mg आ जाएगा, ये बात समझ सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है ना कि इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड वो कितनी होगी, तो आपको बस यहाँ पे एफ नॉट को किससे रिप्लेस कर देना है, MG. mg से रिप्लेस कर देना है। ये लॉजिक समझ में आ रहा है बिल्कुल, Yes, sir. ठीक है। Yes, यस sir. सर। सेम काम हम कर सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन हो, ये इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं हम, देखो, है ना, उसमें एक वायर ले लेते हैं, ऐसे एक वायर ले लिया हमने,
और हमने इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बना लिया ऐसे, है ना। और इस वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ देते हैं नीचे आने के लिए, है ना। अब बताओ यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स का काम कौन कर रहा होगा? mg sin theta. mg sin theta. mg sin थीटा कर रहा होगा, ये बात ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये समझ जाना है कि जो हमने क्लास में डिस्कस किया था ये उसी का एक वेरिएशन है और हम इसको इस तरीके से फंडामेंटली सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है सबको? कोई दिक्कत? यस सर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। No, और ये sir. सिर्फ और सिर्फ जेई के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। नीट वाले बिल्कुल बॉदर ना हो, है ना। ऑल्दो ये नोट्स जब आपके पास पीडीएफ में आएंगे तो आप इनको पढ़ तो सकते हो, बट ये देख लेना कि मतलब नीट वाले जाते ही नहीं, इतनी दूर तक जाते ही नहीं, है ना। वो आसपास ही रहते हैं, है ना, बहुत दूर नहीं निकलते। एनीवे, तो आगे हम बात करें। सर वो ट्रांजिएंट करंट कौन से वाले क्वेश्चन के लिए था? ट्रांजिएंट करंट किसी ने चैट में पूछा था कि करंट अगर मतलब चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो उसको एसी कहेंगे या डीसी कहेंगे। उसका आंसर मैंने दिया था कि सारे चेंजिंग करंट को हम एसी नहीं कहते, एसी तभी कहते हैं जब वो एक पीरियोडिकली अपने आप को रिपीट कर रहा हो, ठीक है ना। जैसे आगे चल के अगला चैप्टर हमारा एसी है तो उसमें हम देखेंगे, देखो मान लो करंट हमारा इस तरीके से वेरी कर रहा है, ऐसे आपको एक पीरियोडिक फंक्शन बनता हुआ दिख रहा है इसमें ना, तो हम उसको ऑल्टरनेटिंग कह सकते हैं, है ना। लेकिन आपका करंट मान लो ऐसे होगी, जैसे इस तरह से गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे, कुछ भी तरीके से चेंज हो रहा है रैंडमली, तो उसको फिर हम एसी नहीं कहेंगे, उस करंट को एसी नहीं कहते हैं। ओके सर। हाँ, ये है सर। इफ वी सेंड द लूप विद वेलोसिटी आफ्टर रिटार्डेशन, when it will come out, the direction of current will change, so that will the motion, so what will be the motion of the loop? मैं जो आप कह रहे हो सकता है सही समझ रहा हूँ। इनफैक्ट वही मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछने वाला था कि मान लो हमारे पास एक सिचुएशन ये हो, देखो, है ना। यहाँ भी कोई क्वेश्चन आया है, हाउ विल वी कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना इजी होता है। देखो, अगर आपके पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है ना, तो वी एवरेज क्या होता है? वी एवरेज होता है इंटीग्रल ऑफ वी टी डी टी, डी टी कहाँ से कहाँ तक, किसी जीरो से लेके टी तक, और उसी टी से डिवाइड कर दो, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है। एनीवे, तो यहाँ जो पॉइंट मैं कह रहा हूँ वो देखें कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से वो 2L लेंथ तक है ना, 2L। हमारे पास एक लूप है, स्क्वायर लूप मान लेते हैं, इसकी साइड ये भी L है और ये भी L है ना, और हम इसको कॉन्स्टेंटली ले जा रहे हैं एक वेलोसिटी v से, कांस्टेंट है ना, इसको कांस्टेंट है। आप मुझे वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एक बार प्लॉट करके बता सकते हो इसका कैसा होगा? मतलब मान लो t इक्वल टू 0 पे ये अंदर जाना शुरू हुआ, कांस्टेंट स्पीड से, याद रखना है ना। तो जो वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, अगर मैं प्लॉट करूं यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम, तो कैसा दिखेगा? एक बार सब लोग ट्राई कर लो, फिर मैं बनाऊंगा उसको, एक बार डिस्कस कर लेंगे ना। सो ट्रेपेजियम जैसा? ट्रेपेजियम जैसा, देखते हैं देखो अभी देखते हैं। आप कहीं रफ में बना के उसको रख लो ना, फिर अभी ये बात समझ रहे हैं कि देखो, जब तक ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है तब तक करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता रहेगा। Yes, sir. इतना होने में टाइम कितना लगेगा? t इक्वल टू 0 पे शुरू हुआ तो L अपॉन V, इतने टाइम तक इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट होगा, और इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम कुछ ई नॉट कह देते हैं। ई नॉट BVL है भाई वैसे तो। अच्छा, t इक्वल टू L बाई V पे पूरा का पूरा लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पहुंच चुका होगा, यानी अब जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? इंड्यूस्ड ईएमएफ 0। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो गया। कब तक रहेगा ये? जब तक वो बाहर नहीं जाएगा। जब तक वो बाहर जाना शुरू नहीं होता, यानी उसका जो ये वाली एज है, ये वाली एज वो यहां तक नहीं पहुंच जाती है। तो ये वाली एज जब यहां पहुंचेगी तो उसमें 2L बाई V का टाइम लगेगा, तो 2L बाई V तक ये 0 रहेगा। देखो यहां तक 0 रहेगा। अच्छा, एक बार वो बाहर आना शुरू हो गया तो फिर क्रॉस फ्लक्स कम होना शुरू हो जाएगा, तो करंट अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा, और करंट अपना डायरेक्शन रिवर्स करेगा तो फिर कब तक बाहर आएगा? वो 3L बाई V तक बाहर आएगा, तब ईएमएफ ये हो जाएगा।
यहाँ ड्रॉ कर देते हैं इसको, है ना, ये, और यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख देते हैं। वैल्यू कितनी हो गई, इसको माइनस ई नॉट लिख देते हैं ना, ये माइनस ई नॉट लिख देते हैं, है ना। तो ये देख लो एक बार कि ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, है ना। अच्छा, ऑल्टरनेटिंग ये अभी भी नहीं है, देखना, ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, क्योंकि एक बार बाहर निकल गया उसके बाद तो ये प्रोसेस वापस नहीं होना है ना। तो ऑल्टरनेटिंग तो नहीं है ना? नोट कर लिया सबने? सर एक डाउट है हाँ पूछो। सर, जैसे हमने L/V तक जब ये कंटिन्यूसली अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड्स अंदर बढ़ती जाएंगी, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होगा वो कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं होगा L/V तक? नहीं बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज नहीं होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ये समझो। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है हमारा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज BVL। क्या V बदल रहा है, यस और नो? नो सर। नो, तो E तो कांस्टेंट रहेगा ना। ओके सर। ठीक है, और जब तक E कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है ना। फिर एक क्वेश्चन आया है कि इसको एक्सप्लेन कर दें, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एक लिमिटेड विड्थ के लिए है। वो लिमिटेड विड्थ हमारे लूप की विड्थ का डबल है। तो हमने वेरिएशन प्लॉट किया है बाय द टाइम लूप गेट्स इन एंड आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो अंदर आने से लेके बाहर जाने के बीच में मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, ई का जो वेरिएशन है हमारा, वो कितना होगा, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ना। होपफुली आपको समझ में आया होगा। एक और बात हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, जो हमने उस दिन ऐसे ही चलते फिरते करी थी, कि अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे लूप का शेप जो है वो बदल दिया जाए, यानी कि अगर हम ये काम इस तरह से एक ट्रायंगल बना के कर दें और हम कहें कि ये ट्रायंगल कांस्टेंट स्पीड से अंदर जा रहा है, क्या इस बार ईएमएफ कांस्टेंट आएगा? नो सर। नहीं No, आएगा। ये sir. बात समझ रहे हो ना, ये जो ईएमएफ होगा अब ये कांस्टेंट नहीं आएगा, ये घटता हुआ आएगा या बढ़ता हुआ आएगा? बढ़ता हुआ आएगा सर, बढ़ता हुआ। बढ़ता हुआ आएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? एकदम क्लियर? यस सर। ठीक है। Yes, लेकिन अगर मान लो हमारे पास ये इस तरीके से होता, अब क्या होगा? पहले बढ़ेगा फिर कम तो पहले बढ़ेगा फिर बढ़ेगा, घटता जाएगा। फिर कम हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं ना? तो पहले बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा। ये बात एकदम क्लियर हो रही है सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो इस तरह के अगर क्वालिटेटिव क्वेश्चन भी आते हैं, क्वालिटेटिव क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना होता, सिर्फ लॉजिकली आंसर देना होता है ना। ये नीट में आ सकते हैं, मतलब क्योंकि अब नीट और एम्स का पेपर एक ही होता है ना, तो उस केस में आपके पास इस तरह के सोचने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप इजीली आंसर कर दोगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। ठीक है। तो अब एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं हम लोग। लिखो, इसी इमोशनल ईएमएफ का ही कॉन्सेप्ट है। लिखो, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस a conductor moving in a uniform magnetic field। लिख लो इसको। तब तक एक क्वेश्चन आया, उसका आंसर मैं कर देता हूं। वाई लीनियर ग्राफ। अच्छा, तो वाई लीनियर ग्राफ का आंसर ये है। थोड़ा सा इसको एनालिसिस करें, नहीं तो फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। वाई लीनियर ग्राफ अभी के लिए मैं ये कह देता हूं, अगर आप वेलोसिटी कांस्टेंट रख रहे हैं तो आप क्या करें, यहां से x डिस्टेंस पे जाएं, एक छोटी सी स्ट्रिप बना लें। ये जिन्होंने पूछा, आई होप कि वो मैथ्स वाले ही पूछ रहे हैं, ये बात है ना। तो एक छोटी सी स्ट्रिप बना लें, इस स्ट्रिप का एक छोटा सा एरिया लिख लें, dA, है ना, इन टर्म्स ऑफ x, है ना, dA इन टर्म्स ऑफ x के टर्म्स में लिख लें। और फिर उसके बाद डी फाई लिखें। डी फाई कितना हो जाएगा, b टाइम्स dA। और ये देखें कि आपके पास जो वेरिएशन आ रहा है डी फाई बाई डी टी, जो कि dA बाई डी टी से आएगा, वो फंक्शन ऑफ टाइम डायरेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। फिर इसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग, बिल्कुल ना, कि वो लीनियर आना चाहिए कि नहीं, है ना। इसको ट्राई कर लो, एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। नहीं तो फिर इसको भी डिस्कस कर लेंगे, है ना।
ये पूछा था निश्चय ने, है ना? तो निश्चय इसको ट्राई जरूर करना, फिर हम डिस्कस कर लेंगे इसको यार, है ना? तो अभी जो कहानी हमारी है इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, ये क्या है इसको समझते हैं। देखो, तो एक मैग्नेटिक फील्ड हमने ले ली, मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसमें हमने एक कंडक्टिंग वायर ऐसे रख दिया ना, ऐसे स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है, और इसको हमने इस तरीके से मूव करा दिया, ये इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया v वेक्टर। तो ऑब्जर्व क्या किया जाता है कि जब एक कंडक्टर इस तरीके से मूव करता है तो उसके जो दोनों फ्री एंड्स हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक पोटेंशियल डिफरेंस एक्वायर कर लेते हैं। तो हमें अपने आप को एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों होता है और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, ठीक है ना? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आया, पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं। तो लॉजिक समझो, कंडक्टिंग वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात क्लियर है बिल्कुल? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसको फोर्स किधर लगेगा जरा वो करके बताओ, राइट हैंड रूल करके। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। ये बात सबको क्लियर हो रही है? बिल्कुल, सोच लो अच्छे से। यस सर। ठीक। यस सर। तो ये वाले एंड पे नेगेटिव चार्ज जमा होना शुरू हो जाएगा, तो इस वाले एंड पे अपने आप चार्ज की कमी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? यस यस सर। सर। तो एक बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, कोई पूछे कि एक मूविंग कंडक्टर पोलराइज क्यों हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हुए, तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, अब Yes, ये sir. चार्ज का पोलराइजेशन होने से क्या होगा, एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होना शुरू हो जाएगी इन दोनों के बीच में। तो जब भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से दूर रखे जाते हैं तो वो आपस में एक मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। सर कुछ इसको फिलहाल डायपोल हम जैसा छोटी होगा। हैं, सर डायपोल जैसा कुछ होगा। हाँ अभी डायपोल तो नहीं कहेंगे उसको, ठीक है ना, बट हाँ ये कह देते हैं कि बिल्कुल जैसे वहां डायपोल के केस में हमारे पास होता था, है ना, उस तरह से हो जाएगा। डायपोल कहने के लिए और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, बट हाँ हम ये कह देते हैं उससे सिमिलर कुछ हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में जनरेट हो गई, ये मान सकते हैं। यस सर। सर ये पोलराइजेशन वाला दोबारा बताना। पोलराइजेशन समझो, देखो हमने कहा ना फ्री इलेक्ट्रॉन है भाई, आप इस तरह यहाँ एक कंडक्टर बनाओ, देखो ये कंडक्टर है हमारा, इस कंडक्टर के अंदर क्या भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन 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 ऐसे भरे हुए हैं, और ये कंडक्टर इन्हें लेके इधर जा रहा है, तो सारे इलेक्ट्रॉन भी तो इधर जा रहे हैं। यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड में इधर जाते इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये बात सही है कि नहीं है? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बढ़ जाएगा और यहाँ कम हो जाएगा। ओके सर। सही है ना? कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक, ये जो चार्ज पोलराइज हुआ है इसकी एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाएगी किस तरफ? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाएगी किस तरफ? अपवर्ड। अपवर्ड। मतलब ये हुआ कि जो हमारा पोलराइजेशन है, जैसे जैसे ये फील्ड स्ट्रॉन्गर होती जाएगी वैसे वैसे पोलराइजेशन स्लो होता जाएगा। यस सर। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि ये मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर देगी। यस सर। ठीक है, उस वक्त हम कहेंगे जितना पोटेंशियल डिफरेंस बन चुका है वही बना रहेगा, उससे ज्यादा अब नहीं होगा। यस सर। ठीक है, ये क्लियर समझ गए सब लोग? यस सर। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि वो इंस्टेंट जब ऐसा हो जाएगा उस वक्त E टाइम्स कैपिटल E V क्रॉस B को बैलेंस कर चुका होगा। सर प्लीज रिपीट। अच्छा जी, सानिया जी समझो, देखो हमने ये कहा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे जमा होते जा रहे हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डेवलप होती जा रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर नीचे आने से रोक रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी इलेक्ट्रॉन्स का मोशन टुवर्ड्स द लोअर एंड स्लो होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को बैलेंस कर देगी। जब ऐसा हो जाएगा तो फर्दर पोलराइजेशन रुक जाएगा और जितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो चुका है अप टू दिस पॉइंट वही हमारा फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा।
है ना। आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी आपको। अब मुझे बताओ भाई, ये ई तो कैंसिल होता दिख रहा है आपको? यस ठीक है, तो इसको हम वी बी लिख देते हैं। क्रॉस बी में साइन थीटा लिखोगे तो वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। तो E इक्वल टू वी बी लिख दिया हमने। अच्छा, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड को डेल्टा वी बाय डेल्टा आर लिखते थे? यस सर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेल्टा वी बाय एल। भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड किन दो पॉइंट्स के बीच में बनी है? वो हमारे वायर के दोनों एंड है कि नहीं है? तो अगर यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी और इनके बीच की लेंथ है एल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं डेल्टा वी बाय एल लिख सकता हूँ। अब बस यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि ये जो छोटा v लिखा हुआ है वेलोसिटी का है और जो बड़ा v लिखा है वो किसका है? पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल का। ये बात ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ जो पोटेंशियल डिफरेंस आया लेंथ के अक्रॉस, वो BVL लिखा जा सकता है। यस सर। यहां तक नोट कर लो, फिर एक स्टेटमेंट लिखवा देता हूं मैं ताकि आपको बात एकदम क्लियर समझ में आ जाएगी। सर ये हम किसी भी ओपन शेप के लिए निकाल सकते हैं? अभी आ रहे हैं, उसी बात पे आ रहे हैं, बिल्कुल है ना। एक करके आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक हमने एक बहुत स्टैंडर्ड प्रैक्टिस की है। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में हमारा वायर एकदम स्ट्रेट है, वायर की वेलोसिटी और वायर की लेंथ आपस में परपेंडिकुलर है, समझते जाना। और लेंथ और वेलोसिटी जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन है? मैग्नेटिक फील्ड है। यह है बिल्कुल स्टैंडर्ड कंडीशन। अब इस स्टैंडर्ड कंडीशन में जो जो चेंजेस आते जाएंगे वो हम सीखते जाएंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल इस स्टैंडर्ड कंडीशन पे कंसंट्रेट करें कि इफ अ वायर इज मूविंग परपेंडिकुलर टू इट्स ओन लेंथ, इफ अ वायर, एक मिनट कुछ क्वेश्चन आया है किसी का। सर स्टेटमेंट लिखनी है। इफ लेंथ बिकम्स इनफाइनाइट, अभी चिंता मत करो, इनफाइनाइट तक जा ही नहीं रहे हम, है ना। इफ लेंथ बिकम्स इनफाइनाइट, सोच सकते हैं अगर लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस भी बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? ठीक है ना। तो फिर वहां पे हम उसको डिफाइन कैसे कर पाएंगे, वो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी फिलहाल उसको फाइनाइट लेंथ के लिए कंसंट्रेट करें। हाँ अच्छा, इसको लिख लें। हाँ, लिखना चाहते हो तो लिख लो, बट जो मैं कह रहा हूँ स्टैंडर्ड कंडीशन वो समझ लो। वायर इज मूविंग परपेंडिकुलर टू इट्स ओन लेंथ, ये बात समझ रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय एल वेक्टर एंड वी वेक्टर। वो जो लेंथ है और वेलोसिटी है, इनसे मिलकर जो प्लेन बना है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर ऐसा होता है तो इस चलते हुए वायर के दोनों एंड्स के अक्रॉस क्या पाया जाएगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। और वो पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना होगा? BVL। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, अगर ये बात समझ आ गई है तो फिर हम एक काम कर लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास ये वायर है, ये उसकी वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, सब तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ध्यान देना है ना। इसको A लिख देता हूं, इसे B। कौन सा एंड, अरे B वेक्टर क्यों लिख दिया मैंने? A B ये पॉइंट है ना। तो मुझे बताओ A और B में से कौन पॉजिटिवली चार्ज होगा? हायर पोटेंशियल पे कौन होगा? A। B। सोच लो। क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन है कि A और B में से हायर पोटेंशियल पे कौन होगा? A। बी। सबने अपना अपना आंसर सोच लिया ना? ठीक है, करेक्ट आंसर है A पॉजिटिव होगा, B नेगेटिव होगा। समझे कैसे? यस सर। ठीक है, समझते हैं। देखो कैसे हुआ। आप तो ये सोचो कि हमारा जो डायरेक्शन है वो V क्रॉस B से, देखो आप, V क्रॉस B फोर्स का डायरेक्शन बताता है। यस सर।
Yes, sir. पॉजिटिव पे या नेगेटिव पे? पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव पे। तो आप तो ये सोचो V क्रॉस B के डायरेक्शन में पॉजिटिव जमा हो जाएंगे और V क्रॉस B के उल्टे डायरेक्शन में कौन जमा हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो Negative. यहाँ पे देखो V क्रॉस B A की तरफ है या B की तरफ? ए की तरफ। A की तरफ। तो A हो गया पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नो सर। अच्छा, सर एक बार रिपीट करना। मैं रिपीट करता हूँ। देखो, ये आपका वायर है, ये वायर की वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। जब आप इसको चलाओगे ऐसे तो वायर के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखो सारे इलेक्ट्रॉन वो इधर जा रहे हैं राइट की तरफ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बीइंग अ नेगेटिव पार्टिकल, उसको फोर्स V क्रॉस B के उल्टे डायरेक्शन में लगता है ना। तो देखो आपका Yes, sir. V क्रॉस B किधर पॉइंट कर रहा है? इधर पॉइंट कर रहा है V क्रॉस B, तो A की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा होंगे कि नहीं जमा होंगे? ओके सर। तो ये लॉजिक है, समझ जाओगे। और देख लेते हैं। मान लो ये हमारा वायर है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और इस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं वायर को। V वेक्टर ये है, V वेक्टर। इसको PQ लिख देते हैं, P और Q। कौन पॉजिटिवली चार्ज होगा? Q। Q. ये आई बात समझ में सबको? एकदम क्लियर समझ गए सब लोग? यस सर। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बताने वाला खेल सबको क्लियर हो गया है? Yes, sir. सर एक बार एक्सप्लेन कर दो। देखो, ये देखना है ना, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। V क्रॉस B का डायरेक्शन देख सकते हो किधर आ रहा है? यस सर। डाउनवर्ड या अपवर्ड? सर अपवर्ड। नहीं यार, V इसका क्रॉस माइक B ऑफ बेटा, कर ले। V क्रॉस B, V क्रॉस B। हाँ सर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड आएगा तो डाउनवर्ड की तरफ प्लस है, ऊपर की तरफ माइनस है। ठीक है ना? तो क्या कंक्लूजन निकला कि V क्रॉस B में क्या बनता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव। ठीक है ना? तो वो हायर पोटेंशियल पे होगा, बाकी नेगेटिव पोटेंशियल दूसरा वाला हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात? यस सर। ठीक है ना? तो ये तो हुआ उस केस में जब वेलोसिटी और लेंथ परपेंडिकुलर है। इसका सेकंड केस जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, इसको थीटा लिख देते हैं, ये V वेक्टर है, ये वायर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी क्रॉस है, ये ध्यान रखना है ना। यानी इस बार लेंथ ऑफ द वायर वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल बना रही है। इसको ड्रॉ कर लो एक बार, है? कर लिया? ड्रॉ कर लिया सबने? यस। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझना, देखो अब जब ये वायर इस तरीके से अपने वेलोसिटी के साथ एंगल बनाते हुए चलेगा, थीटा एंगल बनाते हुए, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अभी भी फोर्स किस तरफ लग रहा है? डाउनवर्ड। हाँ, इलेक्ट्रॉन को फोर्स अभी भी ऐसे लग रहा है, इस तरफ। ये बात ठीक है ना? लेकिन वो फोर्स जो लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, उसका एक कंपोनेंट है जो इस तरफ एक्ट करेगा। भाई मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लग रहा है, उसका एक कंपोनेंट है जो इधर एक्ट कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी माइनस और प्लस के बीच में, वो इस बार इस कंपोनेंट को ही बैलेंस करेगी बस। सोच लो। Yes, sir. यानी यस जो सर। हमने ई लिखा था पिछली बार, इस बार उसको हमें क्या लिखना होगा? ई वी बी साइन थीटा। ये अच्छी तरह सोच लो एक बार। साइन थीटा क्यों आया वो भी देख लेना। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आया? एफ मैग्नेटिक साइन थीटा। तो ये बात क्लियर हो रही है सबको? यस सर। ठीक है।
तो फिर से हम क्या कर देंगे, इसको डेल्टा वी बाय एल लिख देंगे, यहाँ पे वी भी साइन थीटा आ जाएगा। तो हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी वी एल साइन थीटा। नोट करो, फिर इसका एक शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ। सर हाँ हाँ, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो, मेरा ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। अच्छा जी, बिल्कुल लो। देखो यार, अगर हमारा वायर जो है, ये तो सिचुएशन तो समझ गए ना कि इस बार डिफरेंट कैसे है। सर तभी डिस्कनेक्ट हुआ था। अच्छा, देखो पिछली बार हमारा वायर और उसकी वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर थे, इस बार हमने वायर को टेढ़ा कर दिया, देखो ऐसे टेढ़ा कर दिया ये। तो इस बार ओके सर। लेंथ और वेलोसिटी के बीच में एक एंगल बन गया थीटा। तो हमने कहा कि अब जब ये वायर ऐसे टेढ़ा चलेगा, देखो ये ऐसे चलेगा, इस तरीके से ऐसे चलेगा, तो यस जो सर। मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो तो अभी भी वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है इलेक्ट्रॉन को। यस सर। तो अच्छा, इलेक्ट्रॉन जमा होंगे लेंथ के अलोंग ही, और तो कहीं जमा हो नहीं सकते। तो Yes, इस sir. मैग्नेटिक फोर्स का लेंथ के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा, एफ बी साइन थीटा। उस एफ बी साइन थीटा को हमने क्या लिख दिया, ई वी बी साइन थीटा। ओके ना, तो सर। जहां पिछली बार हमने ये पार्ट नहीं लिखा था, ये और आ जाएगा बस इसमें, है ना। तो इस बार देखो ओके हमारे सर। पास ई तो कट गया और बाकी चीजें ऐसी की ऐसी आ गई, तो फॉर्मूला ये बन गया। ओके कर सर। लोगे, ठीक है ना। यस सर। अच्छा, तो अब इसका शॉर्टकट क्या है, बहुत सिंपल है। अगर कभी कोई वायर अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर ना चल रहा हो, कोई वायर अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर ना चल रहा हो, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है डेल्टा वी इक्वल टू बी वी एल परपेंडिकुलर, ये लिख लो, वेयर एल परपेंडिकुलर इज द प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। नोट करो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। वेयर एल परपेंडिकुलर इज द प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। सर दूसरे कंपोनेंट का क्या होगा फिर? नहीं, कुछ नहीं होगा, उसका होना कुछ जरूरी है कि उसका भी कुछ हो, बताओ। ओके सर। है ना, ये बात समझो ना भाई, हमारे इलेक्ट्रॉन के पास जाने के लिए जगह ही इधर है, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा, यहीं जा सकता है वो, है ना, और तो कुछ हो ही नहीं रहा उस पर। कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बैलेंस ही किसको कर रही है, वो ईवीबी साइन थीटा को बैलेंस कर रही है। फिर मतलब जो दूसरा कंपोनेंट होगा उसके जैसे कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा हमें वायर पर। यार वायर पे कैसे दिख सकता है, अभी बताओ ना। वायर पे जो चार्जेस जमा होंगे वो तो लेंथ के अलोंग ही जमा हो सकते हैं ना। देखो आप, चलो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। मान लो हमारा वायर इस तरीके से एक प्लेट जैसा है और ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ कि अगर ये वायर बहुत थिक होता तो इसमें यहां और यहां भी कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस आ सकता था। यस सर। लेकिन हमारा वायर तो ऐसा वायर है, तो क्या यहां पे आने वाला कोई कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस हमें समझ में आएगा? नो सर। नहीं आएगा। तो ठीक है ना, इसलिए वो वाला जो कंपोनेंट है जो इस साइड में लग रहा है उसका कोई रोल ही नहीं रहा। किस में रोल नहीं रहा? चार्जेस को अलग अलग करने में। ये बात समझ लेना, ठीक है ना, कि उसका कोई रोल नहीं है चार्जेस को सेपरेट करने में। चार्जेस को सेपरेट करने में रोल सिर्फ किस कंपोनेंट का है? साइन वाला कंपोनेंट। साइन वाले कंपोनेंट का है, बिल्कुल। ये बात समझ लो, देखो। सर लेकिन अगर हम किसी क्यूब वायर को लेके जाते तो वो कॉर्नर में चले जाते चार्जेस। हाँ, तो उसको हॉल इफेक्ट कहते हैं। उसके लिए जो टर्म है ना, उसे कहते हैं हॉल इफेक्ट, है ना। तो आगे की रिसर्च के लिए इसको पढ़ें, हॉल इफेक्ट क्या होता है ना। इस बात को भी हम कर लेंगे अलग से, है ना, हॉल इफेक्ट की बात। सर लास्ट लाइन में क्या लिखा है आपने? लास्ट लाइन इधर वाली, ये जो है, यस सर। where L perpendicular is the projection of length perpendicular to the velocity. L perpendicular is the projection of length perpendicular to the velocity. ओके सर। है ना। तो इस प्रोजेक्शन को मैं एक बार समझा देता हूं आपको। जैसे मान लो हमारा वायर ये है और वेलोसिटी ये है, तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल, बेटा बताओ मुझे। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल है। तो हम जो कंपोनेंट लेंगे वो किस डायरेक्शन पे लेंगे लेंथ का?
लेंथ का प्रोजेक्शन वर्टिकल वर्टिकल पे लेंगे, है ना। तो ये थीटा है, तो ये हमारा प्रोजेक्शन हो गया एल साइन थीटा। तो एल परपेंडिकुलर इसको कहेंगे हम। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। Yes, sir. ये सेम वायर अगर ऐसे जा रहा होता ऊपर की तरफ, तो हम प्रोजेक्शन कौन सा वाला लेते? हॉरिजॉन्टल Horizontal. ये वाला Horizontal. Theta. वर्टिकल वाला। तब ये वाला पार्ट जो है ये हमारा एल परपेंडिकुलर का काम करेगा कि नहीं करेगा? Yes, यस sir. सर। है ना। तो जब भी वायर की लेंथ वायर की वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री ना बनाए, तो हमें लेंथ का लेना होता है क्या? प्रोजेक्शन। किस पे? सर वेलोसिटी की डायरेक्शन। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे बेटा, परपेंडिकुलर पे, वेलोसिटी पे नहीं। तो ये तो सिर्फ थिन वायर के लिए है ना? ये सिर्फ थिन वायर के लिए, बिल्कुल पक्की बात। Yes, यस sir. सर। ठीक है, ठीक है। ये तो हुआ आज का डिस्कशन हमारा। अगला डिस्कशन हम लिख के छोड़ देते हैं, यहीं से शुरू करेंगे। अगला डिस्कशन हमारा रहेगा अगर वायर ऐसा है तो क्या होगा। ठीक है ना। एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लेंगे, ठीक है ना। तो अगर अभी तक तो हम स्ट्रेट वायर की बात कर रहे थे, अगर वायर हमारा आर्बिट्ररीली शेप्ड है, किसी भी तरह का टेढ़ा मेढ़ा सा वायर है, तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या है इफेक्टिव लेंथ का, वो हम डिस्कस कर लेंगे, राइट, है ना। तो ये जो आज वाले नोट्स हैं, ये नोट्स चाहिए किसी को? तो अगर मैं अपलोड करूं इनको कर या देना सर। कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो ये कर लेंगे। अच्छा, क्लास में सब लोग टाइम से आ गए थे कि या वीडियो रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ेगी आपको? आ गए थे सर। आ गए थे? Sir, time पे आ गए थे. टाइम पे थे ना, हाँ ठीक है। तो फिर मैं ये पीडीएफ आपको अभी अपलोड कर दूंगा, है ना। और इसको कंटिन्यू करते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, राइट। सर वीडियो फिर भी डाल देना रिवीजन के लिए। वीडियो रिवीजन के लिए डाल दूं, चलो ठीक है यार, है ना। मेहनत का काम है लेकिन कर लेंगे, ठीक है जी, कर लेंगे ना। वो थैंक करीब यू सर। एक घंटा लगता है उसको वीडियो को प्रोसेस होने में। उसके बाद आप चेक कर लेना, मैं लिंक डाल दूंगा उसमें ना। ओके सर। चलो, है ना, तब तक ये Thank प्रैक्टिस करो, है ना। और एचसी वर्मा धीरे धीरे शुरू कर देंगे। अभी अभी तो हम एचसी वर्मा तक पहुंचे नहीं है इसमें, है ना। थोड़ा और पढ़ लेंगे तो फिर एचसी वर्मा डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, पुराने एचसी वर्मा के कोई चैप्टर रहते हैं डिस्कस होने, बताओ मुझे। सर एक क्वेश्चन रह रहा था। एक क्वेश्चन रह रहा था? नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई चैप्टर रहता है एचसी वर्मा में, नहीं जैसे सर। वो डिस्कस हो चुके हैं सब आपके। ठीक है, तो फिर हम इन्हीं को करेंगे, है ना। आर्क वगैरह के क्वेश्चन पूछने थे। अगर कोई क्लोज लूप है और उसके किसी दो पॉइंट्स के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दिया और दोनों साइड रेजिस्टेंस है, रीडिंग क्या होगी, ये करेंगे बिल्कुल हम। जब ये वाला वायर वाला हो जाएगा ना, तो वो वाला काम भी हम कर लेंगे। जैसे कि मान लो हमारे पास एक क्लोज लूप है, ये क्लोज लूप आ गया लेट्स, है ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता हुआ होना चाहिए। देखो, रखे हुए में तो कुछ भी नहीं हुआ है ना, निश्चय का क्वेश्चन है ये। तो अब अगर हम इसके अक्रॉस मान लो यहाँ से यहाँ वोल्ट मीटर लगाएं, तो हमें क्या दिखाई देगा वो हम नेक्स्ट टाइम इसके बाद डिस्कस कर लेंगे, बिल्कुल हो जाएगा। आपको क्या लगता है निश्चय की क्या होना चाहिए, बताओ। वोल्ट मीटर रीडिंग देगा नहीं देगा? वोल्ट मीटर रीडिंग देगा, चलो ठीक है, चेक करते हैं इसको ना। Sir, नहीं देगा. चेक कर लेते हैं, आस्था है ना, चेक कर लेते हैं। जो भी आंसर आएगा वो सामने आ जाएगा, कोई बात ही नहीं है ना। डिपेंड करेगा, चलो ये भी देख लेते हैं किस पर डिपेंड करेगा, है ना। सब कुछ नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। ये मैं अभी आपको अपलोड कर देता हूँ। चलो ओके, Thank you, sir. थैंक यू सो मच। Please, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये मीटिंग एंड होने में इतना टाइम क्यों लेता है? हो गया? नहीं होगा अभी।